चलिए दोस्त, मैं हरीश चंद्र यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल रसायन गंगा में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्केनों का नामकरण किया। एल्केनों के नामकरण में 2 टॉपिक बची रह गई थी। आज उस टॉपिक को पहले हम लोग पूरा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया गया और जो टॉपिक 2 बची हुई है उसमें से हम पहली टॉपिक लेते हैं। पहली टॉपिक ये है, उसमें यदि कार्बन की श्रृंखला में एकल बंध से कार्बन बंधे हों, कार्बन की श्रृंखला में 2 चीज़ें पाई जाएं, एक एल्किल भी पाया जाए जिसको आप प्रतिस्थापी कहते हैं, ये पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला, और दूसरा कोई प्रतिस्थापी पाया जाए। पार्श्व श्रृंखला और प्रतिस्थापी ये दोनों उपस्थित हों। इसको 1 नंबर डाल दें, इसको 2 नंबर डाल देते हैं। पार्श्व श्रृंखला भी हो और साथ साथ प्रतिस्थापी भी हो, लेकिन दोनों समान दूरी पर हों। प्रतिस्थापी दोनों समान दूरी पर हों, दोनों समान दूरी पर हों। तो ऐसे में उसका नामकरण हम किस तरीके से करेंगे, हमें यही जानना है। जब कार्बन की श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी हो और प्रतिस्थापी दोनों समान दूरी पर हो तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। नामकरण से पहले जरूरी होता है कार्बन का अंकन करना। अब जैसे हम दे एक एग्जाम्पल, ये CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ Cl है, यहाँ पर दिया गया CH3। देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहा है। अगर न्यूनतम की बात करें तो 1 2 3, क्योंकि हमें न्यूनतम तो लेना नहीं, हमें अधिकतम कार्बन की गिनती करनी है। और ये देख रहे हैं कि एक समूह ये लगा हुआ है और एक समूह ये, यहाँ पर 2, ये जो समूह है इसको एल्किल बोलेंगे, यानी कि पार्श्व श्रृंखला है। प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरीन लगा हुआ Cl। अब यहाँ से देखेंगे, यदि हम अंकन इधर से करें 1 2 3 4 तो भी कार्बन की संख्या 4 मिलती है। यदि इधर से अंकन करें 1 2 3 4 तब भी कुल मिलाकर के हमें कार्बन की संख्या 4 मिलती है। लेकिन हमें देखना यह है कि किधर से अंकन करना ज़्यादा सटीक है। वैसे तो 4 कार्बन दोनों साइड से मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 कार्बन दोनों साइड से मिल रहे हैं तो किसी भी तरफ से अंकन किया जाना, यही गलती है। हमें करना ये है कि पार्श्व श्रृंखला और प्रतिस्थापी यदि दोनों समान दूरी पर उपस्थित हों, समान दूरी का मतलब इधर से जा रहे हैं तो 2 भी 2 नंबर पर, इधर से जा रहे हैं तो पार्श्व श्रृंखला 2 नंबर पर, तो हमें वरीयता देना चाहिए प्रतिस्थापी समूह को। और प्रतिस्थापी समूह अपना यहाँ पर क्लोरीन है। ध्यान देने वाली बात है, यदि एल्काइल जिसको हमने पार्श्व श्रृंखला कहा और दूसरा प्रतिस्थापी दोनों समान दूरी पर हों, दोनों साइड से दोनों समान दूरी पर हों, तो ऐसी दशाओं में हम प्रतिस्थापी को वरीयता देते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया 1 2 इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी 3 नंबर पड़ेगा, इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी 2 नंबर पड़ेगा। तो ज़्यादा उचित है कि आप प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दें। तो न्यूनतम अंक के क्रम में यह 2 अंक ही इसे ज़्यादा सही पड़ेगा। यानी इधर से अंकन करना ये ज़्यादा सही होगा, इधर से अंकन करना ये गलत होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका नामकरण करते हैं। देखिए, अगर ये गलत है तो 2 नंबर पर क्लोरीन है, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं। हमने पहले ही बताया था प्रतिस्थापियों का नाम, अब भी जाने रहेंगे। अगर Cl लगा हुआ तो उसको क्लोरो बोलेंगे और CH3 है तो वह मेथिल होगा। तो यहाँ पर बनेगा 2 क्लोरो, 3 पर है मेथिल, 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब देखेंगे कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम उसमें एल्केन यानी लगा देंगे उसमें एन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा
2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल रहा। ऐसे और सारे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3 CH CH CH। यहाँ पर हम Cl कर देते हैं, यहाँ पर Br कर देते हैं, यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं और यहाँ पर CH3 कर देते हैं, या एक और करके हम यहाँ पर एक और CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। इधर से और करिए, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, हमें अधिकतम 6 कार्बन मिल रहा है। सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन काउंटिंग करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो कुल मिलाकर के हमें 6 कार्बन ही मिल रहे हैं। एक बार तो हमें 1 2 3 4 5 ही मिला था, 1 2 3 4 5 और ये 6 मिल गया था। तो यह भी 6 देता है, यह भी 6 देता है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम सीधी श्रृंखला में जाने पर, इन सीधी रेखा में जाने पर हमको कार्बन उतना ही मिलता है जितना टेढ़े जाने पर मिलता है, तो हम सीधे को वरीयता देंगे। इस बात को ध्यान देंगे, यानी कि टेढ़े से ज़्यादा वरीयता हम सीधे को देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन वही मिलता है। तो चलिए, इसका मतलब या तो ये तरीका सही होगा या तो ये तरीका सही होगा। थोड़ा मिटा दें इसको, दोनों में से कोई एक तरीका तो सही होगा ही, लेकिन अब हमें समझना है तरीका कौन सा होगा सही। यहाँ पर देखते हैं एक समूह 2, यानी कि दोनों ये प्रतिस्थापी हैं। यहाँ पर दोनों ये समूह जो हैं वो प्रतिस्थापी हैं, और यहाँ पर जो ये दोनों दिए गए हैं ये हैं पार्श्व श्रृंखला। अच्छा, हमने बताया भी था पिछले वाले एग्जाम्पल में, यदि प्रतिस्थापी और पार्श्व श्रृंखला दोनों की काउंटिंग यदि 2 दिशाओं से किया जाए, सेम अंक प्राप्त करते हों। सेम अंक का मतलब, जैसे यहाँ से 1 2 नंबर पर आपको कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है, यहाँ से जाते हैं तो 2 नंबर कोई साइड चेन मिल रहा है, पार्श्व श्रृंखला मिल रही है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम प्रतिस्थापी को ही वरीयता देंगे, पार्श्व को वरीयता नहीं देंगे। यानी निश्चित हो गया कि इधर से आना गलत है, इस साइड से आना गलत है। अगर सही है तो ऐसे ही जाना सही है। तो पहले हम प्रत्येक कार्बन का अंक देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कुल मिलाकर के इसमें 6 कार्बन हो गए। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ बातें जिसे समझना है, वो कौन सी बातें हैं उसको ध्यान देंगे। यह है CH3। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 नंबर पर आपको क्लोरीन मिला हुआ है और 3 नंबर पर ब्रोमीन मिला हुआ है, 4 पर मेथिल है और 5 पर भी मेथिल है। हमने कहा कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अगर हम चाहें तो क्लोरीन को पहले लिखें, क्योंकि क्लोरीन को न्यूनतम अंक मिला हुआ है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर इसके पहले वाले जो वीडियो में एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ पर आपको बताया गया है कि अल्फ़ाबेटली चलते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के क्रम में हमको नामकरण करना है, क्योंकि दोनों तो प्रतिस्थापी हैं। क्लोरीन भी यानी क्लोरो भी और ब्रोमो भी दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, लेकिन क्लोरो के लिए C का प्रयोग करते हैं, ब्रोमो के लिए B का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ाबेट में ये तीसरा स्थान है इसका, और इसका अल्फ़ाबेट में दूसरा स्थान है। तो 3 से अच्छा 2, यानी कि हमें 2 को पहले लिखना पड़ेगा, अंक कोई भी हो। तो अंक क्या है इसका? 3 है, लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब फिर उसके बाद 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अच्छा, यहाँ तक बातें कंप्लीट हुई, जितने प्रतिस्थापी थे हमने उसका नामकरण कर दिया। अब बात आती है पार्श्व श्रृंखला की, जो ये साइड चेन लगे हुए हैं, ये दोनों ही साइड चेन एक समान है। अगर एक समान 2 बार लिखे गए हैं तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। अगर यही समान 3 बार लिखे गए होते
उनके लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे यदि 2 बार लिखा गया है कोई समान, चाहे प्रतिस्थापी हो चाहे पार्श्व श्रृंखला हो, तो उसके लिए हम प्रायः डाई का प्रयोग करते हैं। 3 है तो उसके लिए ट्राई का, 4 है तो उसके लिए टेट्रा का प्रयोग करते, 5 है तो पेंटा का प्रयोग करेंगे। मतलब इसी प्रकार से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा जो भी है, यदि वो समान रूप से उनकी संख्याओं में रिपीटमेंट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार है ये। अच्छा, 2 बार है तो डाई का प्रयोग करेंगे। डाई के साथ साथ ये देखना है क्या, ये है मेथिल। तब मेथिल है कितने कितने नंबर पर, चूंकि आपने बताया डाई का प्रयोग करेंगे तो 4 नंबर पर और 5 नंबर पर हम लिखेंगे 4, 5 और ये दोनों समान है तो इसलिए डाई, और दोनों हैं मेथिल। सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब हमें ये देखना है कुल कितना कार्बन था, और कार्बन था तो किस कैटेगरी में आता था। तो कार्बन तो 6 है, 6 के लिए हेक्स का प्रयोग करेंगे और उसका कैटेगरी है एल्केन, और एल्केन में आता है एन, तो नाम इसका हो जाएगा हेक्स एन। क्योंकि सभी के बीच में ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसका जो IUPAC नाम होगा वो एन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, एल्केन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4, 5 डाई मेथिल और हेक्सेन। एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल तो हो गया, वो क्वेश्चन देते हैं, इसे आप करेंगे। वो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यह NO2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH, C2H5, यहाँ पर CH3, ये एग्जाम्पल है, आप लिखिए, आप इसे स्वयं करिए। स्वयं का मतलब थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, कम से कम अपने कॉपी में उतार करके इसे चेक करिए कि अभी जो हम बताने वाले हैं क्या उससे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ी सी देर के लिए आप लोग अपनी कॉपी इसको नोट करिए, नोट करके देखिए फिर क्या होता है कि आप कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल हम आपको हिंट देते रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे पहला काम यही है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 4 और 2 ये 6 कार्बन हो गया। तो ये फिक्स हो गया कि हमको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला अगर मिलेगी, इसमें 6 कार्बनों वाली मिलेगी, ये तो तय हो गया। यानी कि रास्ता यही बनेगा या तो ये बनेगा। अच्छा, एक बात क्लियर हुई, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 6 कार्बनों वाली बनी है। उसके बाद ज़रा ये देखते हैं कि हम अंकन करें तो करें कहाँ से करें। अच्छा, ये दोनों जो आप NO2 और Cl देख रहे हैं, दोनों ही ये प्रतिस्थापी हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट हैं ये। और ये जो समूह है ये है साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला जिसको कहते हैं। अब हमने ये बताया था कि यदि दोनों निकट हों, निकट का मतलब किसी भी दिशा से अगर अंकन करते हैं, दोनों समान दूरी पर पड़ते हों, यहाँ पर समान दूरी पर पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर वरीयता किसको देंगे। हमने बताया था पहले, यदि प्रतिस्थापी और एल्किल दोनों ही समान दूरी पर पड़ते हैं तो हम जो है प्रतिस्थापी को वरीयता देते हैं। और यदि प्रतिस्थापी और एल्किल दोनों उपस्थित हों, लेकिन यह जरूरी ना हो कि वह समान दूरी पर हों, समान दूरी पर हों ऐसा जरूरी ना हो, तब हम किसको वरीयता देंगे। यहाँ पर तब हम प्रतिस्थापी को वरीयता दे देते हैं। प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे तो यहाँ पर आपको NO2 दिखाई दे रहा है, NO2 पहले आएगा, यानी सबसे कम अंक पाएगा, यानी 1
2 3 4 और 2 इधर है ही है। ये कुल मिला करके 6 कार्बन जो हमने शुरुआत में गिना था वो 6 कार्बन यहाँ आपको मिल जाता है। फिर अब नामकरण करना है। नामकरण में देख रहे हैं NO2 को नाइट्रो कहा जाता है। NO2 जो होता है उसको नाइट्रो कहते हैं। Cl जो होता है उसे क्लोरो कहा जाता है और जो CH3 होता है उसको मेथिल कहते हैं। तो फिर आप उसी बात को ध्यान दीजिए जो हमने बताया था कि अल्फ़ाबेटली नामनक्लेचर करेंगे इसका। तो अल्फ़ाबेट क्रम में N, नाइट्रो अगर लिखेंगे तो N आएगा, क्लोरो लिखेंगे तो C आएगा और मेथिल लिखेंगे तो M आएगा। अब आप नामकरण के दौरान पहले M पढ़ेगा या N पढ़ेगा या C पढ़ेगा। हम जानते हैं अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले C ही आएगा, C के बाद तब M कर सकते हैं, M के बाद तब N कर सकते हैं। तो C का जो एलिमेंट है वो है क्लोरो और क्लोरो का स्थान है 3, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। क्लोरो के बाद आप मेथिल पर आएंगे, 4 मेथिल हो गया। अभी 2 पर बचा हुआ है नाइट्रो, लिखेंगे 2 नाइट्रो और चूंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है इसलिए हेक्स लिखेंगे, हेक्स में जोड़ देंगे N। बस यही इसका कंप्लीट नेम है, 3 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। फिर से एक बार कार्बन का अंकन करेंगे, 1 2 3 4, 4 और 2 ये 6 हो गया। यहाँ पर 2 नंबर पर नाइट्रो है, 3 नंबर पर क्लोरो है और 4 नंबर पर मेथिल है। तो 3 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे, 3 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। अब इसके बाद एल्केनों में लास्ट टॉपिक बचती है। अभी एल्केन हम इसे लास्ट तो कर दे रहे हैं, लेकिन जब कंप्लीट करने वाले होंगे तो एक बार एल्केनों का संबंध हम क्रियात्मक समूह से भी करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह अभी हम नहीं ले रहे हैं। क्रियात्मक समूह अभी तब तक नहीं लेंगे जब तक हम आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा देंगे, यानी जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं, ये दोनों पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम मिक्स पढ़ाएंगे जिसमें एल्केन का संबंध हम किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ करेंगे और उसके बाद जब और भी गहराई में जाएंगे तो उसमें एल्कीन और एल्काइन को जोड़ करके, मतलब एल्कीन और एल्काइन दोनों उपस्थित होगा किसी कार्बन की श्रृंखला में और उसमें एल्केन भी होगा, यानी ये कहिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और साथ साथ उसमें कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह होगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, मतलब और जटिल बना करके तब। अभी हम आपको बहुत ही सरल से सरल क्वेश्चन को लेकर के बस केवल एक भूमिका बनाई जा रही है ताकि आप एल्कीन और एल्काइन को पहचान सको। बाकी नामकरण में कुछ है नहीं, IUPAC एकदम इजी कर दिया जाएगा आपके लिए, बहुत ही इजी, जितना आप सोचे नहीं होंगे। चलिए इसकी जो लास्ट टॉपिक बची हुई है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक ये है कि एक सबसे बेहतर सूत्र है योग नियम। हम चाहते हैं उसे ज़रूर आपको बता दें और उससे अगर जान लेते हैं तो IUPAC में समझ लीजिए आपको 80% समस्या का तो सॉल्व ही हो जाएगी। वो योग नियम है क्या, पहले हम लिख देते हैं योग नियम। योग नियम में थोड़ी सी बातें सुन लीजिए ध्यान से। जैसे किसी में प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो, एल्किल भी उपस्थित हो और ये मान चलिए कि एल्किल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, प्रतिस्थापियों की संख्या भी 2 या 2 से अधिक हो, तो ऐसे में हम उसका नामकरण किस तरीके से करते हैं तो हम उसमें आपको एक बताएंगे
योग नियम पिछले वाले प्रश्न पर भी लागू हो सकता था, लेकिन हमने लागू नहीं किया। हमने छोड़ रखा कि आने वाले एग्जाम्पल में उसे हम बताएंगे। तो जैसे देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH और ये है NO2 NO2 हो गया CH3 और CH3 और Cl कर लेते हैं, यहाँ पर CH3। अब यहाँ से देखते हैं कि ये इतना बड़ा फार्मूला दिया गया है, स्ट्रक्चर है इसका, कोई नाम जरूर होगा। लेकिन अब देख क्या रहे हैं यहाँ पर हम कि प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी पास श्रृंखला प्रतिस्थापी, इतना जटिल दे दिया ये। तो समझिए, एक आपको नियम बता रहे हैं जिसको हमने ऊपर लिख दिया है योग नियम। ये अगर आपको याद है, हमने अभी बताया कि लगभग 90 मान के चलिए 90% IUPAC की बीमारी ही खत्म हो जाएगी। वो कैसे? जैसे कुछ भी मत करिए, आपको IUPAC आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। मतलब ये फार्मूला दे दिया गया, आप सोच रहे हैं कि इसका नामकरण कैसे करें, इधर से गिने कि इधर से गिने कि यहाँ से गिने। तो ये सब छोड़ दीजिए, आपको एक तरीका बता रहे हैं। तरीके में केवल एक बात आपको ध्यान रखना होगा, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। इसे मत भूलिएगा, बाकी सब कुछ भूल जाइए। हम तो कहते हैं केवल कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना मत भूलिए, और सब कुछ भूलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला करके इसमें आपको 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। चलिए अंकन हम यहां से करते, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 7 हो गया। फिर लौट जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कहेंगे ये तो फंसा दिए गुरुजी, इधर से भी अंकन कर लिए और इधर से भी अंकन कर लिए। जी हाँ, हमने दोनों तरफ से अंकन कर लिया, और मेरा मन कर रहा है हम दोनों तरफ से नाम भी लिख दें। दोनों तरफ से मन कह रहा है कि हम नाम भी लिख दें, क्योंकि हमने अंकन कर ही लिया। अब आपके दिमाग में एक बात चलती होगी कि आखिरकार हमने वो सारा पिछला नियम बताया ही क्यों, यदि हमको यही करना था। इधर से भी अंकन कर ले, उधर से भी अंकन कर ले। अब तक हमने नियम पे नियम बताया कि ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और अब कार्बन का अंकन दोनों सिरे से कर रहे हैं। हाँ, कार्बन का अंकन हम दोनों सिरे से कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन क्या है वो मेरे ही नहीं समझ में आ रहा कि हम अंकन वास्तव में करें किधर से। तो उसके लिए हमने एक दिमाग लगाया, वो क्या कि कार्बन का अंकन दोनों सिरे से कर दिया। या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया हो, A B C D, और कोई टीचर किसी प्रश्न का जवाब पूछे और ये A B C D करके 4 ऑप्शन दिया गया हो। अच्छा, बताने वाले भी 4 विद्वान बैठे हों, 4 विद्वान P Q R S बैठे हों। अब वो इतने बड़े विद्वान हैं, किसी को कोई ऑप्शन नहीं आता है, और टीचर्स को क्वेश्चन का जवाब चाहिए। अब चूंकि ये विद्वान हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। विद्वान इतना है कि यदि P A बताएगा तो Q B बताएगा,
RC बताएगा, SD बताएगा। तो चारों में से किसी न किसी का तो ऑप्शन सही होगा, वाहवाही का काबिल हो ही जाएगा। तो बस वैसे हमने भी किया है, इधर से भी अंकन और उधर से भी अंकन। चलिए अब चलते हैं, ये तो सब बातें रहीं आपको बताने की कि ऐसा होता है। हमने ऊपर लिखा है योग नियम, हम उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए इधर से एक बार पहले चले जाइए, 2 पर कोई हरकत है, बिल्कुल है। तो आप जब इधर से जाएंगे, जहाँ जहाँ पर हरकतें हो रही हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पर अंक देंगे। पहले 2 पर जुड़ा हुआ, फिर प्लस, फिर 3 पर जुड़ा हुआ है प्लस, फिर 4 पर भी जुड़ा हुआ है प्लस, फिर 5 पर भी जुड़ा हुआ है प्लस, फिर 6 पर भी जुड़ा हुआ है प्लस। यहाँ पर इससे पहले आप ऐड कर लेते हैं। ऐड करने 3 2 5 4 9 1 10 4 14 14 6 20, इसका योग 20 आता है। अगले में इधर से जब जाते हैं तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, हमें लगता है उतना ही आएगा। 3 2 5 4 9 1 10 4 14 14 6 20, यानी कुल मिलाकर के दोनों ही साइड से अगर अंकन किया जाए तो योग 20 आता है। अच्छा, जब योग 20 आ गया तब क्या करेंगे? अब तो समस्या और बढ़ गई। तब समस्या बढ़ी नहीं, तब समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि जब दोनों तरफ से बराबर योग आ रहा है तो कार्बन का अंकन किसी भी सिरे से करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसे हम मिटा देते, ऊपर वाले के भरोसे काम कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर देखिए 2 पर क्लोरो है, 3 पर नाइट्रो है, 4 पर मेथिल है, 5 पर मेथिल है, 6 पर क्लोरो है। तो पहले हम क्लोरो का नामकरण करेंगे। 2 और 6, 2 6 डाई क्लोरो, 2 6 डाई क्लोरो। उसके बाद मेथिल होगा 4 5 डाई मेथिल, 4 5 डाई मेथिल, 4 5 डाई मेथिल। उसके बाद एक ही नाइट्रो है जिसका लिखेंगे 3 नाइट्रो। उसके बाद 7 कार्बन है, 7 के लिए प्रयोग करते हेप्ट का, और हेप्ट में जोड़ देते एन, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। इसी प्रकार से हम IUPAC नामकरण एल्केनों का करेंगे। अभी हमने क्रियात्मक समूह कहीं नहीं लिया है। और जब बताते चलें, थोड़ा सा केवल हिंट दें आपको, यदि इसमें कहीं पर क्रियात्मक समूह होता, मतलब प्रतिस्थापी और एल्किल जिसको साइड चेन बोलते हैं, इसके अलावा कोई भी अगर क्रियात्मक समूह होता तो हम ये सब भूल करके न्यूनतम अंक हम उसी को देते, कार्बन का अंकन उस सिरे से करते जिधर से कोई क्रियात्मक समूह निकट पड़ता। इस बात को ध्यान में अभी रखे रहिए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से परिचित हो जाइए। अब चलते हैं एल्कीन और एल्काइन के एरिया में, जिसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसका पहले थोड़ा सा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थीम को दिखा दें, यानी कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता हो या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वे एल्कीन होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो एल्काइन होते हैं।
एल्कीनों का जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। एल्काइनों का फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। यानी कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन होता तो एल्कीन कहलाएगा, और कार्बन के दोगुने से 2 कम अगर होगा तो समझ लीजिए कोई एल्काइन है। इन्हीं दोनों को हम साथ में लेकर के इनके नामकरण की बातें करते हैं। पहले हम बातें कर लेते हैं एल्कीन की। पहले हम एल्कीन की बातें करें, फिर एल्काइन की करेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेंगे और फिर एक में एल्किल प्रतिस्थापी समूह लेंगे, एल्किल भी लेंगे और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी लेंगे। अभी एक एक स्टेप करके अभी इसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए एल्कीन में देखा जाता है कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड तो पाया ही जाता है, तभी एल्कीन होंगे। तो कार्बन का अंकन हम उस तरह से करेंगे जहाँ से द्विबंध निकट पड़ता हो। जैसे यहाँ से निकट पड़ेगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन। प्रोप तो होगा ही, 3 कार्बन है और प्रोप में हम जोड़ देंगे इन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि 1 नंबर पर है ये, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखिए तो 1 नंबर की बात थी इसलिए हमने 1 लगाया, या नहीं लगाया चल जाता है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो जब 2 नंबर पर लगा हुआ तो 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के 2 नंबर पर लगा हुआ, और ये पेंट है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन। पेंट 2 इन कर सकते हैं, पेंट 2 इन, या इसको नए फॉर्म में कर सकते हैं 2 पेंटीन। दोनों बातें सही हैं। वैसे अच्छा तो है आप पहले पेंट लिख दीजिए, पेंट के बाद 2 नंबर पर इन है इसलिए उसको 2 नंबर पर हम इन दे देंगे तो पेंट 2 इन हो जाएगा। या जान ही गए हैं 2 नंबर पर इन लगा हुआ है तो पेंटीन करना। अच्छा बच्चे एक गलती करते हैं, वो हमने देखा है, बहुत आसानी से वो गलती हो जाती है। जैसे क्या, कार्बन का अंकन तो इधर से कर दिए लेकिन उसको लिखेंगे 3 पेंटीन। क्यों ऐसा लिखते हैं? कहते 3 नंबर पर भी तो लगा हुआ, नहीं 3 नंबर पर नहीं लगा हुआ, चूँकि हमने कार्बन का अंकन इस सिरे से इस सिरे की ओर किया है, ना कि उस सिरे से किया है। अगर उस सिरे से करते तो 1 2 3 नंबर पर पड़ता, जो कि गलत तरीका था। तरीका ये सही है जहाँ से द्विबंध निकट पड़ता हो। तो द्विबंध यहाँ से 2 ही नंबर पड़ता है, इसलिए हम 2 नंबर ही देंगे नाम लिखने के दौरान। चलिए फिर इसी प्रकार से हम एल्काइन को भी देख लें। एल्काइन का भी एग्जाम्पल ले करके आपको बता दें। एल्काइन एल्काइन में आसान सा एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया है। यहाँ पर 2 ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ, और एथ में जोड़ेंगे आइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसका नाम एथाइन हो जाएगा क्योंकि कार्बन की संख्या कुल 2 है, तो 2 के लिए एथ होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, हमने बताया ही था, नाम हो जाएगा इसका एथाइन। फिर इसी प्रकार से जैसे एल्कीन में बताया CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का अंकन करने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्राप्त करे। जैसे 1 2 3 4 5 उधर से आते तो ये कुल मिला करके इसे 3 नंबर पर मिलता, यहाँ से जाने पर 2 ही नंबर मिल रहा है, इसलिए 2 नंबर पर हम इसे नामकरण के लिए उपयुक्त समझेंगे। इसका जगह 2 5 कार्बन है लिखेंगे पेंट, पेंट के बाद लिखेंगे आयन, 2 पेंटाइन।
या पेंटाइन 2, इस प्रकार से इनका नामकरण हो गया, एल्कीन का और एल्काइन का। अच्छा, अब हमने बताया क्या, यदि कहीं पर प्रतिस्थापी उपस्थित हों, प्रतिस्थापी कहीं पर एल्काइल हो, कहीं पर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तब क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको सॉल्व कराते हैं। यदि कहीं द्विबंध के साथ साथ कोई एल्किल भी हो, ऐसे कर देते हैं, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में द्विबंध होने के साथ साथ एल्किल समूह मतलब यही जिनका फार्मूला CnH2n+1 होता है, उन्हीं को हम एल्किल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब एल्किल कहलाते हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहीं पर दे दिया जाए CH3 और यहाँ पर CH3। यहाँ देख रहे हैं दोनों चीज़ें हैं, एक डबल बॉन्ड भी आपको दिखाई दे रहा है और एक पास श्रृंखला जिसको हमने एल्काइल कहा, एल्काइल भी दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है, यदि एल्काइल और डबल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। यानी वरीयता का मतलब हो गया प्रियॉरिटी उसे देंगे डबल बॉन्ड को जहाँ से कम अंक मिले, जल्दी मिल जाता हो। जैसे 1 2, यहाँ 2 मिल गए, इधर जाते 1 2 3 पर मिलता है, ठीक नहीं था, 1 2 3 4 और ये 5, तो 4 पर यहाँ पर मेथिल दिखाई दे रहा है, 4 पर एल्किल है तो लिखेंगे 4 के बाद इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल के बाद 2 पर इन लगा हुआ तो पहले पेंटीन, यहाँ ऐसे करिए 2 पेंटीन। यह बात क्लियर हो गई होगी कि यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो और कोई एल्किल समूह भी उपस्थित होता हो तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, ना कि एल्किल को। चूँकि एल्किल तो यहाँ 2 ही नंबर पर जाता, हम एल्किल को वरीयता नहीं दिए हैं। इसी प्रकार से यदि अब दोनों को हम साथ में ले लेते हैं नई टॉपिक में, जैसे कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हों, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों, तो ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को सर्वोपरि माना जाएगा, डबल बॉन्ड को वरीयता दिया जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ना CH करें, ट्रिपल बॉन्ड ही लगा लें और यहाँ दिया जाए CH। तो यहाँ पर देख रहे हैं इधर से तो ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिलता है और इधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिलता है, लेकिन हमने बताया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों तो डबल बॉन्ड को वरीयता दिया जाता है। अब डबल बॉन्ड को वरीयता देने का मतलब हो गया कि कार्बन के अंकन इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो 1 पर आइन है, यानी कि मुख्य जो नाम होगा वो इन से होगा और 3 से आइन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बहुत आसानी से, इसको आप लिखेंगे ब्यूट 1 इन और 3 नंबर पर आइन है तो 3 आइन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, आसान सा ही था कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही किसी कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित हों तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। इस प्रकार से आगे अगर देखा जाए, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तथा प्रतिस्थापी कहीं दिखाई देते हों, यहाँ ये भी देखना है, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी संभवतः इस टॉपिक का लास्ट ये अंतिम कह सकते हैं टॉपिक बनेगा,
कि यदि कार्बन की श्रृंखला में क्या क्या उपस्थित हों, डबल बांड भी हों, ट्रिपल बांड भी हों और कोई प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो, तो वहाँ पर भी हम डबल बांड को ही वरीयता देते हैं। यानी कि डबल बांड सर्वोपरि होगा, जैसे CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH, यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में हम NO2 दे देते हैं, यहाँ पर C और यहाँ ट्रिपल बांड CH। इसमें डबल बांड, ट्रिपल बांड और प्रतिस्थापी तीनों दिखाई दे रहे हैं, और यदि ये तीनों दिखाई देते हैं तो भी हम डबल बांड को ही वरीयता देंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 के लिए पेंट होगा। आप पहले पेंट ही लिख दीजिए। पेंट के बाद 1 पर इन है, और 3 पर नाइट्रो है, 3 पर लिखेंगे हम नाइट्रो, और 4 पर है आयन, 4 लिख देंगे आयन। इस प्रकार से एल्कीनो और एल्केनो, या कह सकते हैं एल्काइनो, या शॉर्ट फॉर्म में कहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एल्केन के बारे में पढ़े थे। एक छोटी सी टॉपिक बची हुई थी जिसको हमने आज कंप्लीट कर दिया। और जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग थे, जिसमें एक एल्कीन था, दूसरा था एल्काइन, ये भी आज कंप्लीट हो गया। कि जिसमें डबल बांड हो उसे एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बांड हो वो एल्काइन। इस प्रकार से दोनों भाग एल्कीन और एल्काइन का पूरा हो गया। और हमें इस बात का विश्वास भी है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आई होगी। और एक आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी सारा मामला इसका क्लियर हो पाएगा। यदि आप बीच में ही इस वीडियो को देख करके ब्रेक कर देते हैं तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ये समस्या आपके लिए बराबर बनी रहेगी। क्योंकि हमें इस बात को आपसे पहले ही बताना था कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन हमने इस बात को आपको इसलिए लास्ट में बताया कि आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो मेरा ये संदेश सुनेंगे। वैसे हमें बताना चाहिए था पहले, जैसे हर कोई अपने वीडियो में पहले ही बता देता है कि लाइक करिए, शेयर करिए, और मतलब समझ में आता है तो इसे और आगे बढ़ाइए। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि यदि हम मेहनत से आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ भी रहा होगा, तो आप ज़रूर उसको एंड तक देखेंगे। और यदि आपके समझ में आता है, इस वीडियो को तब शेयर करिए और लाइक भी करिए, और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को भी इस वीडियो को, हमारे इस रसायन गंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सलाह भी दीजिए, ताकि उनको भी रसायन विज्ञान से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे इस चैनल से दूर हो सकें। और हमारा प्रयास है भी और सतत प्रयास रहेगा कि आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। हमें जितना भी कुछ करना पड़ेगा हम आपके लिए प्रयासरत रहेंगे, एक अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और कॉन्सेप्ट की बात रही तो कॉन्सेप्ट तो हम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके देंगे। अभी आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से समझाएं, ताकि आपको ये लगे कि अब केमिस्ट्री कुछ नहीं रहा, बहुत आसान हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, और सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को भी बताइए, या अपने द्वारा व्हाट्सएप से या जो भी सोशल मीडिया जिससे भी आप लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को उनके पास शेयर करिए,
ताकि वो भी इस रसायन गंगा चैनल से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।